हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं कार्बन और उसके यौगिक हाई स्कूल। यहाँ पर लेक्चर नंबर 3। इसके पहले भी अगर 2 वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लेना। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था साबुन। क्या पढ़ा था? साबुन का सूत्र भी बताया था, C17H35COO Na। कैसे साबुन बना था तो एक बार मैं देखूंगा उसको। यहाँ पर कैसे बनाया था, CH2 फिर CH फिर CH2 फिर O सब में था, ऐसे था। और यहाँ पर था CO C17H35, CO C17H35, CO C17H, और इसकी क्रिया कराई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। फिर यहाँ पर क्या था, C17H35COO Na एक बार ले लिया, फिर C17H35COO Na 2 बार ले लिया, फिर C17H35COO Na 3 बार। तो 3 बार C17H35COO Na, यही है साबुन। ये क्या है? साबुन। इसका रासायनिक नाम है सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। ठीक भैया। और क्या बनेगा, 3 बचे OH, वो यहाँ जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से तो बॉन्ड टूट गया ना। यहाँ क्या बनेगा, CH2 CH CH2, और इसमें सब में जुड़ेगा OH OH और OH। इसका क्या नाम था, ग्लिसरॉल, है ना। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। या इसी को 1 2 3 क्या होता था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ये हमने कल पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे आज अपमार्जक। क्या पढ़ेंगे? अपमार्जक। ये तो पढ़ चुके थे हम लोग कल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपमार्जक। साबुन हो गई थी, और साबुन में क्या पढ़ा था, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ये था। और भैया साबुन कठोर जल के साथ धुलाई करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। साबुन जैव अम्लीकरण होते, जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। साबुन वनस्पति तेलों या जंतु वसा से बनाए जाते हैं। साबुन की शोधन क्षमता कम होती है। हम लोग पढ़ेंगे अपमार्जक। आज का हमारा टॉपिक है अपमार्जक। क्या पढ़ेंगे आज? अपमार्जक। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, लिखो अपमार्जक, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। वो किसके थे भैया? के क्या होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। के सोडियम लवण होते हैं, सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक होते हैं लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या होते हैं? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण। और साबुन में क्या पढ़ा था, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के। साबुन में क्या, कार्बोक्सिलिक। साबुन में पढ़ा था साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। और यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। बस यही तो इसमें है। अपमार्जक कठोर जल के साथ धुलाई करने के लिए भी उपयुक्त होते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक कठोर जल के साथ, साबुन में क्या था, साबुन कठोर जल के साथ धुलाई करने के लिए उपयुक्त नहीं होते। अपमार्जक कठोर जल के साथ, अपमार्जक कठोर जल के साथ धुलाई करने के लिए उपयुक्त होते हैं। धुलाई, धुलाई करने के लिए उपयुक्त होते हैं। उपयुक्त माने ठीक होते हैं। ठीक भैया। अपमार्जक कठोर जल के साथ धुलाई करने के लिए उपयुक्त होते हैं। साबुन कठोर जल के साथ उपयुक्त नहीं होता। साबुन नहीं होता उपयुक्त, लेकिन निरमा कठोर जल में भी धुलाई कर देगा। कठोर जल का मतलब क्या है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बस पाए तो सब में जाते हैं, लेकिन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ अपमार्जक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं और जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या था, जल प्रदूषण नहीं उत्पन्न करते। इसमें क्या होता है, कुछ अपमार्जक, कुछ अपमार्जक, सभी नहीं, कुछ अपमार्जक जैव
अनिम्नीकृत होते हैं, अनिम्नीकृत होते हैं। कुछ अपमार्जक जो अनिम्नीकृत होते हैं और जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। साबुन जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता, लेकिन अपमार्जक जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक भैया। अपमार्जक कोयले, साबुन किससे बनता था? जंतु वसा से बनता था। काहे से? साबुन वनस्पति तेलों और जंतु वसा से बनता था। काहे से? साबुन बनता था वनस्पति तेलों और जंतु वसा से, या तो वनस्पति तेल से या तो जानवरों की चर्बी से। समझ गए भैया? और लेकिन निरमा किससे बनेगा? अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। यहाँ लिखेंगे अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त, कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन तो कल ही पढ़ा था, दो प्रकार का, संतृप्त असंतृप्त, एल्केन, उसमें एल्कीन एल्काइन सारी चीजें पढ़ी थी। तो अपमार्जक जो होता है काहे से बनेगा भैया? कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। और साबुन पे यहाँ क्या लिखा था? साबुन वनस्पति तेलों अथवा जंतु वसा से, वनस्पति तेल से अथवा जानवरों की चर्बी से बनाए जाते साबुन। लेकिन अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम, कोयले पेट्रोलियम से डायरेक्ट नहीं, उनके हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। अपमार्जक की शोधन क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब निरमा से कपड़ा जल्दी साफ होगा, साबुन से उतना जल्दी साफ नहीं होगा। तो साबुन की शोधन क्षमता कम होती है और अपमार्जक की शोधन क्षमता अधिक होती है। अपमार्जकों की शोधन क्षमता बहुत अधिक होती है। अपमार्जकों की शोधन क्षमता, अपमार्जकों की शोधन क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब साफ सफाई बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत अधिक होती है। ये है अपमार्जक। ठीक भैया, नोट कर लो इसको। हाँ, ये यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भैया, कठोर जल और मृद जल। कठोर जल और मृद जल। कठोर जल का मतलब ये नहीं कि बहुत कठोर होगा, छुओगे तो कठोर लगेगा। और मृद का मतलब ये नहीं कि मीठा लगेगा। मृद का मतलब होता है सॉफ्ट वाटर। मृद का मतलब क्या है? सॉफ्ट वाटर। कौन सा वाटर? सॉफ्ट वाटर। यह है मृद जल और यह है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर यानी कठोर जल। तो कठोर जल और उसका मृद जल का मतलब क्या है, बात समझो। कठोर जल वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा क्या होती है? अधिक। हाँ, जिनको हम लोग पीते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। तो उसमें क्या होता है? जैसे आरओ वगैरह पानी, तो उसमें मिलाए जाते हैं सब पोषक तत्व, मतलब खनिज, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा अधिक होती है, तो कठोर जल कहलाते हैं। अमृत जल वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है। वो मतलब पियोगे तो अपना पीना चाहो पी लो, लेकिन ये चीजें नहीं होंगी तो ताकत थोड़े ना आएगी पानी पीने में। समझ गए? तो वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है, मृद जल कहलाता। कठोर जल यह साबुन के साथ झाग आसानी से नहीं बनाएगा, यानी साबुन रगड़ते रगड़ते परेशान हो जाओगे और झाग ही नहीं आएगी। बिना झाग के कैसे अपना नहा पाओगे? अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे अपने वहां नहाते हो सब लोग, तो झाग आ जाती है तुरंत साबुन लगाओ, तो इसका मतलब अपने वहां का पानी कैसा है? मृद जल है। कैसा जल है? मृद जल। लेकिन कहीं कहीं देखोगे तो वहां पर कैसा होता है? कठोर। तो उसमें फिर ये चीजें मिलाई जाती हैं, मतलब ये वाली चीजें क्या होती हैं, मतलब उसमें कम होती है तो हटाई जाती है। हटाने के बाद तब नहाओगे तब झाग आएगी। समझ गए? पीने के लिए कौन सा पानी अच्छा रहेगा? कठोर जल, क्योंकि कठोर जल में क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम की ज्यादा है, और कैल्शियम होगा तो हड्डियां मजबूत होंगी, और मैग्नीशियम होगा तो थोड़ा है ना, और भी चीजें अच्छी रहेंगी, ऊर्जा बनी रहेगी, तो मृत जल कहलाता है। यह साबुन के साथ झाग आसानी से नहीं बनाता। कपड़े धोने के लिए कौन सा बढ़िया पानी है? मृत जल। नहाने के लिए, क्योंकि झाग जिसमें निकलेगी, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल, वर्षा का पानी वो कैसा होता है? मृत जल। कैसा होता है? मृत जल, यानी उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा नहीं होती, आयन उसमें नहीं। आशुद्ध जल, आशुद्ध जल जो डिस्टिल वाटर जो देखते हो, जैसे कि कोई इंजेक्शन लेने जाओ तो उसमें साथ में पानी निकलता है, या ग्लूकोज के अंदर जो पानी होता है चढ़ाने वाला, तो वो कैसा होता है? उसमें कोई भी चीजें नहीं, जैसे उससे तुम कटा वाला घाव डॉक्टर उसी से पानी से धुलते हैं, इन पानी से नहीं, से बैक्टीरिया होते हैं इसमें। और या तो फिर क्या करो, पानी उबालो, उबालने के बाद उसको थोड़ी देर रख दो, तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो वो भी अशुद्ध जल बन जाएगा। बैटरा में जो
तेजाब मतलब बैटरा में जो डाला जाता है पानी है जो मिलता है खरीद के लाते, वो भी कैसा होता है आशुद्ध जल। आशुद्ध जल मतलब उसमें आयन नहीं होते, ये सब आयन बिल्कुल नहीं होते, तो उसमें बिजली भी प्रवाहित नहीं होगी। आशुद्ध जल में तुम बिजली लग डालोगे तो बिजली करंट नहीं फ्लो होगा। आशुद्ध जल में बिजली का करंट नहीं फ्लो होगा। वो वाला पानी हो उसमें करंट दौड़ाना, करंट नहीं दौड़ेगी। हाँ उसमें, बाकी ये वाले पानी में इसमें आयन होते हैं, इसमें भाग। तो भैया लिख लीजिए कठोर जल और मृत जल, तो लिख लो कठोर जल मृत जल। या नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मिसेल। क्या देखेंगे? मिसेल, जिसको हम लोग मैल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैल यानी गंदगी को साफ करना। देखो साबुन का आयनिक सिरा, साबुन का फार्मूला जानते हो C17H35COO है ना। साबुन का आयनिक सिरा कहाँ रहता है? जल के अंदर। आयनिक सिरा जो Na प्लस Na प्लस Na प्लस क्या दिखाई दे रहा है? ये है आयनिक सिरा। ये कहाँ रहता है? जल के अंदर। ये कौन सा है? आयनिक सिरा। कैसा सिरा है? और ये कहाँ रहता है? जल के अंदर रहता है, यानी ये जल रागी है, जल से प्रेम करने वाला है। क्यों भैया? जल रागी है। कैसा है? जल रागी। और ये जो ये दिख रही है तुमको पूंछ है, ये कैसी पूंछ है? हाइड्रोकार्बन पूंछ है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन पूंछ है। क्या है भैया? हाइड्रोकार्बन पूंछ। ये ये मतलब जल से दोस्ती नहीं रखती है। ये कैसी है? ये वसा से दोस्ती रखती है। किससे रखती है? वसा या मैल से। तो इसको हम लोग, ये जल की विरोधी है, तो इसको क्या कहेंगे? जल विरोधी। क्या कहेंगे? जल विरोधी। मतलब जल विरागी कह लो चाहे जल विरोधी कह लो, ठीक। तो वो जल रागी है। ये वाले क्या है? पानी में घुलने वाले हैं। और ये वाला जो है, ये वाली पूंछ जो है, ये क्या करती है? ये पानी में नहीं घुलती। ये किसको पकड़ती है? गंदगी को, मैल को, चिकनाई को। चिकनाई मतलब वसा को, समझ गए? जितनी मतलब तुम्हारे कपड़े में है। तो जहां देखो ये वाला तो पानी में घुल जाएगा, ये Na प्लस वाला। और ये जो पूंछ है, ये सभी पूंछें मिलके किसको पकड़ लेंगी? जहां गंदगी है उसको पकड़ लेंगी। और जैसे तुम खिंचकोगे कपड़े को, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? जब खिंचकोगे तो भैया पानी जब बहेगा, और पानी के साथ ही ये गंदगी भी इसको चिपका करके बाहर ले जाएगी, कपड़ा साफ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही जो खांचे टाइप बने, इसी में भर लेगी गंदगी को, और भर के जब झिटकोगे तो सीधे बाहर, क्योंकि ये पानी में तो घुलेगी नहीं। पानी में तो ये लोग घुल गए हैं, पानी में तो ये लोग घुल गए, गंदगी वसा को चिपका लेगी और पानी के साथ बह जाएगी। पानी मिलेगी भी नहीं, हो अलग ही गंदगी अलग अलग दिखती होगी जो कपड़े धुलते होगे, है ना। तो भैया साबुन का आयनिक सिरा जल के अंदर, आयनिक सिरा जो Na प्लस वाला है, और जल विरागी सिरा यानी जो जल विरोधी सिरा है वो बाहर होता है। इससे बनी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल। ठीक, इसमें दो पार्ट होते हैं, जल रागी, जल विरागी। मिसेल कपड़े की गंदगी को साफ करने में क्या करता है? मदद करता है। ये कैसे ढूंढता है आयनिक सिरा? COO माइनस और Na। चलो मिसेल का भी टॉपिक क्या हो गया? समाप्त। नोट कर लिया? नोट कर लो। अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे IUPAC नाम। IUPAC नाम लिखने के लिए आपके 2 नंबर में, तो देखो कोई दो आएंगे इसमें, समझ गए? देखो कैसे करेंगे इसका। ये जो लगा है ब्रोमो, क्या लगा है? तो इधर से ही गिनती करेंगे, 1 और 2। कितने कार्बन है? 2। और 1 नंबर पर ब्रोमो लगा तो ऐसे लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। फिर 2 कार्बन का मतलब क्या होगा? एथेन, है ना। 2 कार्बन का मतलब क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम क्या बन गया? 1 ब्रोमो एथेन। भाई 2 कार्बन तो, एक के लिए मेथ और 2 के लिए एथ। अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा तो एल्केन हुआ, तो एन आएगा, तो क्या हो जाएगा? एथेन। तो 1 ब्रोमो एथेन। इसका देखो, ये देखो वही लिखा है, CHO ही तो लिखा है। CHO लिखा कि नहीं लिखा? बताओ। CHO, और एक एच तो लगेगा यहाँ पे जगह खाली, अभी तो इसकी 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी होंगी। 2 2 4, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए ये काहे का है? एल्डिहाइड का। ये काहे का है? एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? अल। एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? अल। अनुलग्न। तो एक है, एक के लिए क्या लिखोगे? मेथ। एक कार्बन के लिए मेथेन, यही तो लिखोगे। और ये अल लगेगा तो मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। अल लग रहा, अल नहीं अल, तो मेथेनल क्या हो जाएगा? अगले को देखो, इधर से गिनती करोगे, इधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? हेक्स। क्या यूज करोगे? हेक्स। और अगर सिंगल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन भी, डबल ट्रिपल नहीं होता, तो हेक्सेन लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्या है?
ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे भी लगा है, 2 नंबर पे भी लगा है, लेकिन हमको कम से कम नंबर लेना है, मैंने 2 नहीं लेना, 1 लेना है। हेक्स 1 और 3 कार्बन का मतलब 3 डंडी का मतलब है एल्काइन, तो इसके लिए क्या आएगा आइन, तो हो जाएगा हेक्स 1 आइन, या इसी को कह लो हेक्साइन, है ना। हेक्साइन 1 कर लो, 1 बाद में लगा दो, ठीक। या केवल हेक्साइन लिख दो, एक लिखो ना लिखो, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देख लो, ये है COOH, है क्या है भैया COOH, एक डंडे के साथ इधर चाहे कुछ जोड़ दो अपना। तो ये है किसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इसके लिए क्या लगेगा ओइक अम्ल, क्या लगेगा ओइक अम्ल, याद आया। तो भैया इधर से ही गिनती करेंगे, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे लिखेंगे प्रोपेन, है ना, प्रोपेन लिख लेंगे। और ये तो ओइक एसिड हो गया, क्या हो गया 1 नंबर पर ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो चाहे ऐसे लिख दो या एक में मिला दो, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल 1 लिखो या 1 ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी देखो 1 2 3, इधर से गिनती करेंगे जिधर से Br ब्रोमो बैठा है, 1 नंबर पर ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कितने कार्बन है 3, 3 के लिए क्या आएगा प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। डबल बॉन्ड तो कहीं है ही नहीं, कार्बन कार्बन भी, यहाँ से तुमको डबल बॉन्ड देख रहे हो, तो ये भाई थोड़े माना जाएगा, कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड हो तब, जैसे यहाँ देखो कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड था। यहाँ देखो इसमें कुछ लगा ही नहीं, चाहे इधर गिनती कर लो चाहे उधर, तो सीधे चलो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखोगे बस पेंटेन हो गया सीधे। इसके लिए देखो यहाँ पर 2 मेथेन जुड़े हैं, और यहाँ पर कितना मेथेन जुड़ा है, उधर से चलो इधर से कम नंबर मिले, तो इधर से चलोगे तो 2 ही नंबर पे भी आएगा, उधर से चलो भी 2 नंबर पे आएगा, तो इधर से ही चलो सीधा 1 2 3 4 और 5, और 2 नंबर पे 2 मिथिल लगे हैं, तो क्या लिखोगे 2 डाई मिथिल, है ना भैया 2 डाई मिथिल, 2 4, है ना 2 4, मतलब 2 पर भी 2 बार लगे हैं मिथिल, एक ये देखो और एक ये, और 4 नंबर पे भी मिथिल लगा है, तो ये 3 बार लगा, तो इसके लिए क्या शब्द यूज होगा ट्राई, 1 बार लगा होता तो मोनो, 2 बार लगा हो तो डाई, 3 बार लगा हो तो ट्राई, तो 2 फिर 2 मतलब 2 बार लगा है, और ये 4, और ट्राई मेथिल क्या लगा, क्या है मेथिल, जब मेथेन में से एक कार्बन एक हाइड्रोजन हट जाता है, CH4 होता है मेथेन, बताओ एक हट गया तो मेथिल हो गया, तो ये मेथिल हो गया, ठीक भैया 2 4, हालांकि इतना बड़ा नहीं आएगा तुम्हारे नंबर से छोटे छोटे आएंगे, फिर भी हम बता देते हैं 2 4 ट्राई मेथिल, और कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए पेंटेन, बस बन गया, ठीक। इतना बड़ा नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन फिर भी देख लो अपना, एक आधा और देख लो, 5वां CH3 COOH, यहाँ पे लिखा है 8 नंबर CH3 C और OOH, डबल बॉन्ड O और OH, इसको देखो एक और कितने कार्बन 2, और 2 के लिए ये COOH, यही तो है वही अम्ल, तो 2 के लिए क्या आएगा एथेन, तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, बस ये हो गया एथेनोइक अम्ल, ठीक, बस इतना ही लिख लो, बस नोट करो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर समाप्त हो चुका है, कार्बन और उसके यौगिक। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, बाद में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक। वीडियो पसंद आए उसको लाइक जरूर करें, धन्यवाद।